देखिएगा कि हम लोग जो है आज जो हम लोग पढ़ लेंगे एकदम शॉर्ट में, क्या धातु और अधातु का एकदम रिवीजन बेस पर हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिएगा कि आप लोगों को क्या पता है कि टोटल जो है 118 तत्वों की खोज हुई है, ठीक है, खोज हुई है। मतलब अब तक ज्ञात तत्वों में कितनी संख्या है? 118। 118 को आप जो है हमारे पीरियोडिक टेबल में क्या कर सकते हो, देख सकते हो, देख लो, ठीक ना। ये वाला जो है आपका आएगा ना, ये वाला, ठीक है। तो ये 118 तत्व जो है आपको दिया गया है। तो 118 तत्वों में देख लीजिएगा क्या चीज़ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टिटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। इसके अलावा आपका जो है 118 पर ऑर्गेनाइजोन है, ठीक है। आपको याद रखना है, आपको उतना नहीं याद रखना है, सिर्फ 30 तक जो है आपको तत्वों का नाम याद करके रखना है, ठीक है। तो एक आपको सिंपल सा जिंक तक क्या करना है, तत्व का नाम याद रखना है। तो देखिएगा 118 तत्व में जो है आपका लगभग 3/4 भाग जो है क्या है, लगभग 75% जो है सिर्फ धातु है और 25% अधातु है, जिसमें कि 7 जो है उपधातु है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि धातु क्या होता है, अधातु क्या होता है और उपधातु क्या होता है। तो धातु क्या जो है हम लोग जो देखेंगे, हम अंतर करके लिख देते हैं धातु और अधातु। धातु और अधातु में जो है आपका भौतिक गुणों में अंतर जो है हम लोग देखेंगे कि भौतिक गुणों में आखिर क्या अंतर है, ठीक है। तो धातु में जो होता है एक विशेष प्रकार की चमक होती है, ठीक ना। इसमें क्या होता है, धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है और धातु में जो है चमक नहीं होती है। धातु में एक विशेष प्रकार की चमक नहीं होती है। अगर इसका अपवाद देखेंगे, अपवाद, तो इसमें आयोडीन आएगा। आयोडीन में चमक होता है, ठीक है। धातु में इसी चमक के कारण जो हम लोग इसका उपयोग जो है ज्वेलरी वगैरह में, सब आभूषणों में करते हैं, ठीक है। धातु जो होता है आघातवर्ध और तन्य होता है। धातु आघातवर्ध तथा तन्य होता है और अधातु आघातवर्ध और तन्य नहीं होता है। यह क्या होता है, यह भंगुर होता है। भंगुर का मतलब हो गया कि यह कि अगर इसको पीटा जाए या इसको इस पर आघात किया जाए तो यह जो है चूर चूर हो जाएगा। जैसे कोयले को अगर हम लोग जो है एक हथौड़ी डालें तो क्या होगा, कोयला चूर चूर हो जाता है और उसका कोई आकार नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं भंगुर। और आघातवर्ध का मतलब हो जाता है, आघातवर्ध का डेफिनेशन आपको लिखना होगा, धातु का ऐसा गुण जिसमें इसे पीट पीट कर पतले चादर के रूप में बदला जा सकता है, आघातवर्धता कहलाता है, ठीक है। और तन्य, धातु का ऐसा गुण जिसके कारण धातु को खींचकर पतले तार के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तन्यता या तन्य कहलाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। और धातु को हम लोग खींच के पतला तार में नहीं बदल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है धातु विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत तथा ताप का सुचालक होता है। और अधातु ताप और विद्युत का सुचालक नहीं होता है, ठीक है। अपवाद में आपका ग्रेफाइट आ जाएगा, यह सुचालक नहीं होता है। सुचालक नहीं का मतलब हो गया क्या, कुचालक, ठीक है। इसका मतलब हो गया कुचालक, ठीक है ना। और ठीक है ना। अब देखोगे कि ताप और विद्युत का सुचालक होने के कारण जो है धातु का उपयोग हम लोग किस में, विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत के तार बनाने में करते हैं हम लोग, और ताप का सुचालक होने के कारण जो है इसका उपयोग बर्तन बनाने में करते हैं, ठीक है। कुकर वगैरह सब जो भी है तुम्हारा वो धातु का बना होता है, या कढ़ाई हो कोई भी चीज़ तो वो तुम्हारा धातु का बनता है, ठीक है। धातु जो होता है, धातु कमरे के ताप पर क्या होता है, ठोस होता है, ठीक है, ठोस होता है। अपवाद में तुम्हारा क्या होगा, अपवाद में
हमारा आ जाएगा पारा। पारा को मरकरी भी बोलते हैं। और यह जो होता है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है। और अधातु जो होता है, अधातु कमरे के ताप पर ठोस या गैस होता है। अपवाद में आपका आएगा ब्रोमीन। ब्रोमीन यह जो है द्रव अवस्था में होता है। तो तुमको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव्स आता है कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो क्या हो जाएगा, पारा बोलो या फिर मरकरी बोलो, ठीक ना। इसका सिंबल जो होता है मरकरी का Hg होता है। और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो है इसका घनत्व जो होता है, धातु का घनत्व ज़्यादा होगा और धातु का घनत्व कम होता है। घनत्व कम होना का मतलब होता है कि इसका जो है यह हल्का होगा, ठीक है ना, और ज़्यादा का मतलब है ये भारी होगा ज़्यादा, ठीक है ना। और कमरे के ताप पर ठोस में जो है आ जाएगा तुम्हारा क्या, कि ठोस में तो ये होता ही है। अब जो है ये जो है कठोर होता है धातु। धातु अगर कठोर होता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मुलायम भी धातु होता है कुछ। तो मुलायम धातु में क्या हो जाएगा तुम्हारा सोडियम और पोटेशियम, ठीक है ना। धातु कठोर होते हैं। अपवाद में क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम, ये मुलायम धातु है। और धातु तो कठोर होते ही नहीं हैं, ये मुलायम होते हैं। और इसमें जो अपवाद है हीरा। अब देखेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, विन्यास अगर पूछ दिया कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है, तो बताओगे कि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉनों का जो विभिन्न कक्षाओं में समायोजन है या उसका अरेंजमेंट है, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेंगे, ठीक ना। तो विभिन्न कक्षाओं में, यानी तत्व के विभिन्न कक्षाओं में, तत्व के परमाणु के विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की सजावट, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है, ठीक है। जैसे देखोगे कि सोडियम का जो है, ऐसे धातु के केस में क्या होगा, धातु में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है उसमें बाह्य कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक ना। धातु के बाह्य कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे देखोगे कि हम लोग देख लेते हैं, सोडियम का देख लो। सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2, 8, 8 2 10 हो गया, 1 11, ये हो गया K, L और M कक्षा। अगर पूछ देगा कि कौन सा कक्षा का है, बाह्य कक्षा कौन सा होगा सोडियम में, तो M होगा, ठीक ना। बाह्य कक्षा कौन सा है, M। और संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है बाह्य कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को कहते हैं। तो ये कितना होगा, 1 होगा, ठीक है ना। और संयोजकता पूछेंगे क्या होगा, संयोजकता भी क्या होगा, 1 होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं संयोजकता कब 1 होगा, जब मान लेते हैं किसी भी तत्व में अगर हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें और उसके बाह्य कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन आए, तो संयोजकता जो होगा उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। और अगर 4 से ज़्यादा आए तो फिर संयोजकता जो होगा
8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, तो यहां पर जो है देखोगे कि बाह्य कक्षा में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 से कम है ना, 4 से कम होगा तो कितना हो गया, जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा वही तुम्हारा क्या होगा, संयोजकता हो जाएगा। तो संयोजकता बराबर यहां पर लिख सकते हो संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। अब जो है ये आपको ध्यान में रखना है, संयोजकता हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए एक आया कैल्शियम का, उसी तरह से हम लोग अब सिर्फ देखेंगे, ये इसका 20 होता है परमाणु संख्या, तो 2 8 8 2 10 8 18 2 20 12 मतलब आपका 2 आ गया। मैग्नीशियम का निकालोगे तो मैग्नीशियम का 12, तो 2 8 2 बाह्य कक्षा में 2, एल्युमिनियम का 13, तो 2 8 3, तो बाह्य कक्षा में 3 2 और 1 2 3 रहता है और बाकी नहीं रहेगा। ठीक है। अधातु में देखोगे कि इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बाह्य कक्षा में क्रमशः 4 5 6 7 नहीं 6 तक, 4 5 6 और 8 नहीं 7 भी होता है, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। अब देख लोगे कि 4 कार्बन का देख लो, कार्बन का 6 होता है, इसकी संयोजकता देख लो तुम्हारा कैसा 2 और 4, ठीक ना। नाइट्रोजन देख लो 7, 2 और 5, ऑक्सीजन 8, 2 और 6, फ्लोरीन 9, 2 और 7, और तुम्हारा नियन 10, 2 और 8। जब अष्टक पूरा हो जाए, बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो वह जो है अक्रिय गैस हो जाएगा। ठीक है। ये क्या है, अक्रिय गैस। तो अक्रिय गैस या निष्क्रिय गैस में जो होगा, निष्क्रिय गैस में, अक्रिय गैस हो या निष्क्रिय गैस है, तो उसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसकी संयोजकता इस केस में क्या हो जाएगा, संयोजकता अगर हम लोग यहाँ से देखें संयोजकता, तो हमने बताया था कि अगर मान लेते हैं कि बाह्य कक्षा में 4 या उससे अधिक इलेक्ट्रॉन हो, तो संयोजकता जो होगा 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिएगा, तो कितना होगा इसमें कार्बन का कितना 8 माइनस 4 कितना 4, इसमें कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 3, इसमें ऑक्सीजन में 8 माइनस 6 2, और क्लोरीन के केस में 8 माइनस 7 1, और नियन में 8 माइनस 8 0। मतलब अक्रिय गैस की संयोजकता कितनी होती है, 0 होती है। और अगर मान लेते हैं कि हमने बोला फ्लोरीन का तो 1 हो गया, ऑक्सीजन का 2 हो गया संयोजकता, और नाइट्रोजन का 3, और कार्बन का 4, तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4 होती है। संयोजकता बताने का मतलब ये है कि यह जो इसका जो बंधन बनेगा, जो बॉन्ड बनाएगा, वो उतने ही तत्व के साथ बनाएगा या उतने ही इलेक्ट्रॉन का वो शेयर कर सकता है। जैसे देख लोगे कि कार्बन का जो है शेयर, अगर हम लोग बात करें, इसके बाह्य कक्षा में हमने बताया था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, तो इसमें जो है बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 हाइड्रोजन से अगर करता है कॉम्बिनेशन, तो ये कितना हो जाएगा, CH4 बना देगा, मतलब मैथेन बनाएगा। नहीं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, और ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो बनता है वो अपना अष्टक पूरा करने के लिए बनेगा, ठीक ना, अपना स्थायित्व प्राप्त करने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका CH4, ये क्या है, मैथेन। ठीक है, कोई डाउट है, चलिए कॉपी कर लीजिए फटाफट। अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत धनात्मकता क्या होता है। धातु में विद्युत धनात्मकता होगा और अधातु में विद्युत ऋणात्मकता होगा। विद्युत धनात्मकता होता क्या है और विद्युत ऋणात्मकता होता क्या है, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखोगे धातु जो होता है, धातु विद्युत धनात्मक होते हैं,
और अधातु जो होते हैं विद्युत ऋणात्मक होते हैं। ठीक है, अब विद्युत धनात्मकता होता क्या है? विद्युत धनात्मक, ठीक, धातु का ऐसा गुण जिसमें वह एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्याग करने की प्रवृत्ति रखता है, विद्युत धनात्मकता कहलाता है। इसमें देखोगे जैसे सोडियम है तो इसमें जो है कितना, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है। आखिर विद्युत धनात्मकता के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग क्यों करता है? तो कोई भी तत्व चाहता है कि वह अपने पास के अक्रिय गैस के समतुल्य उसका जो है संयोजकता हो जाए, या फिर उसके बराबर में आ जाए वो, ठीक ना, संयोजी इलेक्ट्रॉन उसके बराबर हो जाए। तो अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए, अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए कोई भी तत्व क्या चाहता है कि वह इलेक्ट्रॉन को या तो अगर अतिरिक्त है, ज़्यादा है तो त्याग करने का कोशिश करता है, और या फिर अगर मान लेते हैं उसके पास कमी है तो वह किसी से ले लेगा। तो अगर त्याग करने की प्रवृत्ति है तो उसको बोलते हैं विद्युत धनात्मकता, क्योंकि इसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन को किसी भी तत्व में इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, जितनी संयोजकता अपना अष्टक पूरा करने के लिए, तो अष्टक पूरा करने के लिए वो जितना इलेक्ट्रॉन लेगा उतना ही उस पर विद्युत ऋणात्मक आ जाएगा, उतना ही वो विद्युत ऋणात्मक होगा। तो यहाँ देखते हैं कि जैसे सोडियम में एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो अष्टक पूरा करने के लिए ये इस अतिरिक्त एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा। एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, Na+, तो 2 8। क्योंकि यहाँ पर देखोगे कि प्रोटॉन का नंबर कितना है, प्रोटॉन जो है यहाँ पर तुम्हारा हो गया 11, और इलेक्ट्रॉन कितना है तुम्हारा 11 है। अब यहाँ पर देखोगे प्रोटॉन हो गया तुम्हारा 11 ही रहा, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हो गया 10 हो गया। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो है प्लस चार्ज होता है। तो 11 प्लस और 1 10 माइनस, तो कितना हो गया, 1 प्लस आएगा ना, तो वही 1 प्लस हम लोग सोडियम पर लिखते हैं। उसी तरह से मैग्नीशियम का दे दो, देखो मैग्नीशियम का 2 8 2 होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। पहले एक इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा, -1 इलेक्ट्रॉन, तो Mg+ बनाएगा, और फिर ये एक करेगा त्याग, तो Mg2+ बनाएगा। तो यहाँ पर हो गया 2 8 1, और यहाँ हो गया 2 8। तो देख लो अपना अष्टक पूरा कर लिया, अपने नज़दीक के अक्रिय गैस के समतुल्य हो गया, ठीक ना। और उसी के समतुल्य होने के लिए, अक्रिय गैस के समतुल्य होने के लिए ही क्या करता है, कोई भी तत्व जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है या फिर वो ग्रहण करेगा। ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता। ऋणात्मकता अधातु में एक या अधातु का ऐसा गुण कर देते हैं, अधातु का ऐसा गुण जिसके कारण वह एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, विद्युत ऋणात्मकता कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखोगे कि विद्युत ऋणात्मकता कितना हो जाएगा। जैसे क्लोरीन में 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 8 7 हुआ। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, यानी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन को करने के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है ले लेगा, तो ये हो जाएगा कितना, Cl - 2 8 8। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह से ऑक्सीजन का ले लो, ऑक्सीजन का कितना होता है
8 होता है तो 2 और 6, तो ये पहले एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बना देगा O माइनस 2 7, और फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये O2 माइनस बना देगा और 2 8 हो जाएगा। तो इसलिए जो है इसका विद्युत ऋणात्मकता जो -2 आया। क्या हुआ? अच्छा।